आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कल हमने बात करी थी 5 सोपानों की बात करना है। कम्युनिकेशन, मैनर्स ऑफ स्पीकिंग। हमारे पास बोलने के तरीकों के अंदर हम चल रहे थे और आज मुझे दूसरे नंबर पे बात करना है, अधिक मत बोलो। मेडिकल साइंस का एक वाक्य होता है, वो पॉइजन किसे बोलता है? व्हाट इज दिस पॉइजन? डॉक्टर साहब, क्या होता है पॉइजन? तो मेडिकल में उसकी बड़ी अच्छी से व्याख्या की, एक्सेस इज पॉइजन। अगर शक्कर भी आपने ज्यादा ली तो वो आपके लिए क्या है? शक्कर भी अगर आपने ज्यादा ली तो वो आपके लिए जहर है। एक्सेस इज पॉइजन। यहां पर भी हमें बात काय की करना है, अधिक मत बोल। सही बताना बेटा, अगर कोई गलती कर करके आता है, घर का कोई सदस्य कोई गलती कर करके आता है, आप उसके सामने जब उस गलती की बात करते हो तो प्रेजेंट की गलती की बात करते हो या भूतकाल के सारे चिट्ठे खोल करके बात करते हो? क्या करते हो आप? प्रेजेंट की बात करते हो कि उसको पहले से लेकर करके लास्ट तक लेकर करके जाते हो और आपकी एक्सेस पॉइजन वाली चीज आप यहां पर कर बैठते हो। आपको इसीलिए कहा है अधिक मत बोलो। पहले नंबर पे बोला असमय मत बोलो, दूसरे नंबर पे बात करिए अधिक मत बोलो। अधिक मत बोलो, ये काय के लिए कहा? मैं उससे सिर्फ प्रेजेंट की बात करूं। आपका लक्ष्य बड़ा अच्छा है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास अनुभव है और आप उस बच्चे को सन्मार्ग पे रखना चाहते हो, पर सन्मार्ग पे कब रखा जा सकता है? आप शुरू से लेकर के अथर्श्री कर देते हो, उस तरह से वार्तालाप को प्रारंभ करते हो और सामने वाले को समझने की भी कोशिश करते हो। सही बताना, हम क्या करते हैं? और हमारे अधिक बोलने के कारण शायद वो बेटा, वो बेटी, वो परिवार का सदस्य हमसे इतना टूट जाता है कि वो हमारी बात को सुनना तक पसंद नहीं करता। फिर आप बोलते रहते और वो आपकी बात को क्या कर देता है? कारण कैसे होता है? एक्सेस। हमने हमारी वाणी को हम कितना एक्सेस यूज करते हैं। आपकी वाणी का वैल्यूएशन कब हो सकता है? जब आप इसके अंदर से एक्सेस बोलना बंद कर दो, ज्यादा बोलना बंद कर दो। बोलो, आपने आपकी वाणी का ऑब्जर्वेशन किया हम कितना एक्सेस बोलते हैं। दिन भर में मैं एक्सेस कितना बोलता हूं? कितना एक्सेस? कितना एक्सेस हम बोलते हैं। सामने वाला आपको कुछ बोल करके जाए भला बुरा, आप उसके ऊपर क्या कर देते हो? तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हो। मुझे महात्मा गांधी का एक किस्सा याद आ रहा है। महात्मा गांधी जब अफ्रीका के अंदर थे और रेल की यात्रा के अंदर के लिए जा रहे थे, बैरिस्टर थे और किसी केस के लिए उनको जाना था और रेल की यात्रा में उनके क्लाइंट ने उनको टिकट करा करके दिया था। फर्स्ट क्लास का टिकट था। वो टिकट लेकर करके उस डिब्बे में जाकर करके बैठ भी गए और उस समय अफ्रीका के अंदर काय का मतभेद चलता था? नस्लभेद। श्वेत और अश्वेत का नस्लभेद चलता था। उनके सामने कोई श्वेत आकर करके बैठा था और उसने इनको बहुत कुछ अपशब्द कहे। क्या कहे? बहुत कुछ अपशब्द कहे, पर महात्मा गांधी की प्रसन्नता के अंदर 1% भी कमी नहीं आई। वो यथावत वैसे के वैसे बैठे रहे। और जब वो अफ्रीकन बड़ा हैरान परेशान हो गया, वो जो गोरा था, श्वेत चमड़ी वाला था, उसने लास्ट में पूछा कि मैंने इतना कुछ कह दिया पर तू बेशर्म की तरह अभी भी ऐसा कैसा बैठा हुआ है? तब गांधी जी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जो मैं हूं नहीं उसको मैं मेरे ऊपर सुनूंगा कैसे? आप पता नहीं किसको बोल रहे हो।
वो मैं ग्रहण कर ही नहीं सकता हूं जो मैं हूं नहीं। समझ में आया? हम एक्सेस अगर बोलते तो वो बच्चा हमारे लिए क्या प्रतिक्रिया लेकर करके जाता। आपके एक्सेस बोलने के परिणाम क्या आते? आज आप आपके बेटे को अगर जाकर के बोलो बेटा मंदिर चलना है, बेटा उपाश्रय चलना है, वो आपके साथ मंदिर और उपाश्रय जाने के लिए भी क्या कर देता है? ना बोल देता है। क्या रीजन? हाँ, टाइम तो सबके पास है, उसको टाइम नहीं है। ये बात आप बोल रहे हो, पर वही बेटा सुबह उठने के बाद रात को सोने तक कितने घंटे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे निकाल देता है, इसकी चिंता आप कर कर करके देख ले। कितने घंटे उसके इसमें चले जाते। रीजन क्या कि वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आप उसको गलती से रोकना चाहते हो, आप उसको भूतकाल की बात भी बताना चाहते हो, पर क्या कभी आपने उसको बोला बेटा इस कार्य को ऐसे मत कर, इसको ऐसे करना है, तूने तेरी अगर सुनने की क्षमता हो तो मैं तेरे को बताना चाहता हूं तूने भूतकाल में भी कुछ किया था, पर सामने वाले से एक बार प्रश्न करके पूछा तेरी सुनने की क्षमता है या नहीं? वो बेटे को या वो बेटी को आपने कभी जीवन में एक बार ये प्रश्न पूछा? प्रेजेंट की गलती उसको हाथों हाथ बता दो, मैं उसका विरोध नहीं करता, पर आप उसको पास्ट की बात करना चाहते हो, उस पास्ट की बात के लिए आपने कभी उससे पूछा? आजकल का वो 22 साल, 23 साल, 20 साल, 18 साल के लड़के और लड़की को माँ बाप की वाणी कैसी लगती है? फिजुअल, व्यर्थ, फोकट, बकवा। क्या रीजन की वो वाणी उसको ऐसी लगने लगी? जहां वात्सल्य, जहां स्नेह जलना चाहिए था, वहां पर उनको उनकी बात फिजूल लगती है। आपको लगता है? एक सेमिनार रखा गया था लड़कियों, क्या था? एक लड़कियों का सेमिनार रखा गया था विशाल पैमाने के ऊपर, और उसकी पूरी की पूरी बागडोर 7 महिलाओं ने। कितनी महिला थी? 7 बहनों ने उसकी बागडोर ली थी, और सातों की सातों बहनें अपने अपने प्रोफेशंस के अंदर स्पेशलिस्ट थी। कोई उसके अंदर सीए था, कोई सीएस था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था। इस तरह की पोस्ट के ऊपर वो सातों की सातों बहनें थी। और जब वो आई बात करने, साहब इस समय प्रवचन का टाइम है, आपको पधारना है, और उस समय एक प्रश्न ने पूछा कि मैं वहां पर आऊंगा तो सही, पर आपके घर की बेटियां आने वाली है या नहीं? क्या प्रश्न पूछा? और उस समय उन सातों की सातों बहनों की आपके अंदर आंसू था, शायद हम संस्कार दिलाने के लिए पूरे गांव की लड़कियों को इकट्ठा कर सकते हैं, पर शायद माफ कर दो, हम संस्कार दिलाने के लिए हमारे घर की बेटी को लेकर करके नहीं आ सकते। शायद उससे बात करने की कोशिश करी, और उसने एक ही वाक्य कह दिया, मां तेरे को जो करना है वो तू कर, पर मुझे कहीं जाने आने का मत बोलना। कैसी विडंबना है आपके साथ, कैसी बड़ी स्थिति है। ये वाक्य शायद वहीं पर बोला कि ये कहानी आपके आज हर एक घर की हो चुकी है। आपके हर घर के अंदर बेटा बेटी ये जवाब देकर करके चले जाते हैं। बेटा बेटी तो बहुत दूर, अब तो पोता और पोती, नाता और नाती भी क्या जवाब दे देते हैं? ये स्टेटमेंट आपको दे देते। ये स्टेटमेंट देने के पीछे का रीजन क्या? मैं ये नहीं कहता कि आप उनको सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न मत करो, आप उनको सन्मार्ग पर लेकर कर, क्या वो बहनों ने भी उनको जाकर करके बोला, और साहेब ने उस समय एक वाक्य बोला, तारक प्रदेश ने, चाहे कुछ भी करना,
पर कम से कम आपके घर की बेटियां तो वहां पर आनी ही चाहिए। ये वाक्य उस समय साहब ने बोला, वो बहनों ने घर पर जाकर करके अपनी बेटी को शिविर में लाने के लिए, किसी ने मोबाइल मांगा तो उसको मोबाइल दे दी, किसी ने गाड़ी मांगी तो उसको गाड़ी दिला दी, किसी ने कपड़े मांगे तो कपड़े दिला दिए। उनकी चीज को, हर चीज को दिलाने के लिए पर शर्त क्या रखी थी? एक शिविर में लाने के लिए 25,000, 20,000, 30,000 रुपए का खर्चा एक एक बहन ने किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आपके बच्चों को संस्कार दिलाने के लिए आपने कितना खर्चा किया? आपने आपके बच्चों को संस्कार आए उसके लिए आपने कोई खर्चा किया या नहीं किया? और जब तारक गुरुदेव के साथ उस प्रवचन हॉल के अंदर जाने का अवसर आया, जब गए तो वो पूरा का पूरा प्रवचन मंडप, हॉल, कम्युनिकेशन हॉल जो भी था उन्होंने लिया था, वो पूरा का पूरा हॉल लड़कियों से पैक था। और जब साहब वहां पर जाकर कर करके बेटे साहब ने बोलना शुरू किया, और बोलने के बाद बीच में कुछ प्रश्न उन लड़कियों को हुए होंगे, उन्होंने उनकी शंका पूछना का प्रयत्न किया, तो उनको ये तक ज्ञान नहीं था कि गुरु भगवान को क्या बोलते। वो सर कर कर करके उनसे क्या पूछ रही थी? प्रश्न पूछ रहे थे। और वो लगभग 1.5-2 घंटे वो प्रवचन चला। और प्रवचन चलने के बाद कई सारी लड़कियों के साहब के पास वहां पर पत्र आए, उनकी शंका, उनके प्रश्न जो थे वो लिख कर करके उन्होंने भेजे। और उन प्रश्नों के नीचे उनका एक एक शब्द, साहब ने बोला था जिसको जो प्रश्न पूछना हो उस प्रश्न के नीचे अपना नाम जरूर लिख देना। और उस समय हर एक लड़की ने सिर्फ एक ही नाम लिखा था, आपकी प्यारी बेटी। क्या कारण, क्या रीजन कि आज आप उसको लेकर करके नहीं आ सकते, आप उसको संस्कार की बात नहीं कर सकते? उसके पीछे का अगर कोई रीजन रहा हो तो वो रीजन एकमात्र वो है, आपने अधिक बोल कर करके उसके दिल और दिमाग में आपकी पोजीशन क्या कर दी है। किसी को भी सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हर गुरु का कार्य यह होता है कि उसका शिष्य सन्मार्ग पर चले। हर पिता का दायित्व होता है कि उसका बेटा सन्मार्ग पर चले। हर मां का फर्ज होता है कि उसकी बेटी सन्मार्ग पर चले। पर किसी को सन्मार्ग का उपदेश देना हो तो वह कब दिया जा सकता है? कब दिया जा सकता है? किसी को सन्मार्ग का उपदेश देना हो तो उपदेश जरूर देना, पर उपदेश देने के पहले टेस्ट कर लेना कि आप जिसको सन्मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहे हो उसको आपके प्रति सद्भाव है या नहीं। उसको आपके प्रति सद्भाव है या नहीं है। मैं यहां पर बैठ कर करके कोई कड़वी बात भी आपको बोल दूं, कुछ कटुक शब्द भी आपको बोल दूं, तो आप उसको हंसते हंसते सुन लेते हो, हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हो, कारण आपको मेरे प्रति सद्भाव है। अगर वो सद्भाव नहीं हो तो आप वो वाक्य कदापि नहीं सुन सकते हो। अगर आपके पास सद्भाव नहीं हो और मैं यहां से कुछ बोलूं तो आप उसको सुनोगे क्या? आपने बेटे को, आपने बेटी को उसकी गलतियों से आगाह करते हुए कितनी बार आपने आपके सद्भाव को टेस्ट किया कि सामने वाले को आपके प्रति सद्भाव है भी या नहीं? हमने सद्भाव को टेस्ट किया या नहीं किया? कैसी हमारी यह परिस्थिति? हम आज तक इस क्रम पे आगे चलते जा रहे हैं, पर कभी भी हमने इस चीज के ऊपर सोचा है, विचार किया है कि अधिक बोलने से मेरा प्रति का सद्भाव समाप्त हो सकता है। मेरे ऊपर जो उसका सद्भाव टिका हुआ है वो सद्भाव समाप्त हो सकता है। वो सद्भाव अगर समाप्त हो गया तो फिर उस बच्चे को आपको कहीं जिनालय लेकर के जाना है, आपको कहीं गुरु भगवान के पास लेकर करके जाना है, कहीं उसको संस्कारित करने के लिए लेकर करके जाना है, तो फिर आपके प्रति अगर उसका सद्भाव नहीं होगा तो फिर आपको उसको क्या लेकर करके देना पड़ेगी?
लालच देकर करके लेकर के जाना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेकर करके जाना पड़ेगा। आप बताना, आपके बेटे को आपको कहीं लेकर के जाना हो तो वो आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन रखता है या वो आपके साथ सद्भाव, आपके ऊपर उसका सद्भाव होता है, वो आपके साथ चल देता है? क्या होता है? आपके प्रति उस बेटे का सद्भाव, उस बेटी का सद्भाव, उस पत्नी का सद्भाव, उस भाई का सद्भाव आपके प्रति रहा है या नहीं रहा? ऑब्जर्वेशन किया है? अधिक मत बोलो। मेडिकल का एक वाक्य जीवन के अंदर उतार लेना। क्या वाक्य है? एक्सेस इज पॉइजन। और इस वाक्य को आपने आपकी वाणी पे लगा लेना। अधिक बोलना वो क्या है? पॉइजन। कभी लगाया है आपने? कभी आपने इस वाक्य को लेकर करके लगाया क्या? क्या रीजन, क्या कारण? और वैल्यू किसकी होती है? वैल्यू किसकी होती है? किसके शब्दों को आप महत्व देते हो? राहुल के शब्दों को इंपॉर्टेंस देते हो या मोदी के शब्दों को इंपॉर्टेंस देते हो? किसके शब्दों? मोदी तो बोलते ही नहीं है ना, वो बोलता नहीं है, इसीलिए जब भी वो बोलता है तो उसको आप इंपॉर्टेंस दे देते हो। वो नहीं बोलता, पर उसने आकर के एक बार बोला कि आपको थाली बजाना है तो पूरा 130 करोड़ लोग थाली बजाने के लिए तैयार हो गए। थाली बजाने से क्या हुआ? हुआ कुछ हुआ या नहीं हुआ, पर फॉलो तो कर कर करके आपने बता दिया ना। कारण यही था कि वो कम बोलता है। अगर वो सतत बोलता रहता तो कोई करके बताता क्या? व्यक्ति जब कम बोलता है तो हर व्यक्ति उसकी चीज को करने लगता है। आप किसकी तरह बोलते हो? जो पॉइंट उठाना चाहिए सही उठाना चाहिए ना, जो पॉइंट, मैं पॉइंट उठाने की बात ना नहीं कर रहा हूं, मैं पॉइंट पहले ही बोला। उसकी गलती अगर अभी इस विषय पे, तो आप उस विषय पे उसको बोल सकते हो, पर उसकी गलती इस पे और आप भूतकाल की टेप रिकॉर्ड लेकर करके बैठोगे तो उसका सद्भाव आपके ऊपर बना रहेगा क्या? आपने कभी भी बेटे से या बेटे की कोई गलती, में ये नहीं बोलता कि उनसे गलती नहीं, गलती हुई है, उनको सुधारने का आपका दायित्व भी है। तो जब आप सुधारने बैठो तब आपने सिर्फ वर्तमान की बात करी या पास्ट की बात करी? सिर्फ वर्तमान की बात करी या पास्ट की बात करी? अगर हमने वर्तमान की बात करी है तो हमारी बात को वो उसके पास सद्भाव कभी खत्म ही नहीं हो सकता, पर हम प्रेजेंट से सीधे कहां पे लेकर के चले जाते हैं? आपके घर के अंदर जितने भी विवाद होते हैं वो विवाद से प्रेजेंट पे ही बने रहते हैं कि वो प्रेजेंट से पास्ट पे चले जाते हैं? सद्भाव खत्म कब होता? जब आप प्रेजेंट से पास्ट पर चले जाओ तो आपका सद्भाव खत्म होता है। आप अगर प्रेजेंट पर ही रहोगे तो आपका सद्भाव कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और आपको पास्ट पे जाना है तो मैं पास्ट पे जाने की भी ना नहीं बोलता, पर पास्ट पे जाने के पहले ये तो कुछ सुन लो, ये तो समझ लो कि सामने वाले की सुनने की क्षमता है कि नहीं। बेटे को आप पास्ट की गलती भी बताना चाहते हो तो आप बताओ, पर एक बार उससे ये प्रश्न तो पूछ लो, बेटा मैं तुझे भूतकाल के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं, पर तेरी सुनने की क्षमता है या नहीं? यह प्रश्न आपने पूछा? यह प्रश्न आपने पूछा कि आज वो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर आज वो जगह ही नहीं रह गई कि आप उसको कुछ बोल पाओ। इसीलिए यहां पर क्या है? एक्सेस वो पॉइजन है। अधिक मत बोलो, आवश्यकता अनुसार ही बोलोगे तो आपकी वाणी का हर व्यक्ति उसके प्रति सद्भाव बना रहेगा। और आप आवश्यकता से ज्यादा बोले तो किसी भी व्यक्ति का आपके ऊपर सद्भाव नहीं रहने वाला।
हम इस सद्भाव को बनाए रखने के लिए क्या करते, ये बात थी अधिक मत बोलो। पहले नंबर पे कौन सा वाक्य था हमारा, हाँ, असमय मत बोलो। दूसरे नंबर पे क्या आया, अधिक मत बोलो। तीसरे नंबर पे आता है असत्य मत बोलो। असत्य मत बोलो में बात आपको सत्य असत्य की, ठीक है, आप बाजार में रहते हो, बिजनेस का काम है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, असत्य बोलना पड़ता है। पर मैं वाक की बात नहीं करता हूं, पर जो जिसके लिए आप श्रद्धा के केंद्र में हो, जिस परिवार के लिए आधार हो, आपने कभी भी उस परिवार के सदस्य के साथ तो असत्य नहीं बोला है, इतना कोई गारंटी के साथ बोल सकता है। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिताजी हो, मेरे परिवार के केंद्र के स्थान पे मैं हूं, चाहे मैं परिवार का मुखिया हूं, पूरा परिवार मेरे इर्द गिर्द है, वो परिवार का केंद्र में हूं और मेरे इर्द गिर्द पूरा का पूरा परिवार है साहेब। और मैं आज गारंटी के साथ बोल सकता हूं, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ असत्य नहीं। यह वाक्य आप बोल सकते हो। एक झूठ बोलना बहुत सरल है, पर एक झूठ के बाद सतत उस झूठ की क्या चलती रहने वाली है, परंपरा चलने वाली है, और उस परंपरा को आप कभी भी नहीं रोक सकते हो। बोलो क्या करना, जिस व्यक्ति को ने आपको केंद्र के स्थान पे रख रखा है, जिसने आपको सब कुछ मान रखा है, उसके सामने भी आप सत्य नहीं बोल पाते हो। कैसी ये विडंबना। एक चला मुझे नहीं मिल सकता जो उठकर करके बोले साहब मैं कभी असत्य नहीं बोला। और आपका असत्य कैसा होता है। एक भाई साहब थे, 5 स्टार होटल के अंदर बैठे थे, शायद हो सकता है उदय विलास ही गए हो। उदय विलास के अंदर थे, घर से पत्नी का फोन आया, आप कहां पर हो, बोले मैं तो मंदिर गया हूं। क्या बोले, मंदिर गया हो। बोले कौन से मंदिर, तो बोले आदिनाथ भगवान के मंदिर पे। बोले अच्छा, मंदिर में कहां पर खड़े हो, देखो एक झूठ था, कहां पे, होटल में। बोले मंदिर गया। दूसरा आया, कौन से मंदिर, बोले आदिनाथ भगवान के मंदिर। फिर तीसरा आया, बोले किस साइड करो, दाई साइड या बाई साइड, बोले दाई साइड। फिर चौथे नंबर पे पत्नी ने कहा मैं रोज आदिनाथ भगवान के मंदिर में जाती हूँ और दाई साइड परमात्मा के मंदिर में घंट लगा हुआ है और मुझे उस घंट की आवाज सुनना है, आप वो घंट बजा दो। अब क्या होगा, घंट बजा दो, अब क्या करना। एक झूठ आपको सतत निरंतर लगातार एक झूठ की परंपरा खड़ी कर देता है। मैथमेटिक्स के अंदर आप 1 और 1 3 बोलो तो क्या होता है, वो गलत है। और 1 लाख प्लस 1 लाख वो 3 लाख बोलो तो भी, बोले इसमें कौन सी मिस्टेक बड़ी और कौन सी छोटी मिस्टेक होती है। गलत वो गलत होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो उसको कुछ अंतर कर सकते हो क्या। 1 और 1 3 लिखो तो भी गलत, 1 लाख प्लस 1 लाख लिखो, 3 लाख लिखो तो भी गलत। आप किसको लेकर करके चल, आप किस दिशा में चल रहे हो, आप किस ट्रैक पे चल रहे हो। 1 और 1 3 को लेकर करके चल, हमको लगता है ये झूठ की परंपरा हमें कहां पर लेकर करके जाएगी। हम सिर्फ और सिर्फ हमारी सुबह से लेकर के शाम तक के पूरी दिनचर्या के अंदर हम हमारे वाक्यों का अगर अवलोकन करते हैं तो आप सिर्फ उस दिन भर के अंदर आप ये बता सकते हो। आप दूसरों के साथ झूठ बोलते हो, उसको मैं कुछ नहीं बोलता, पर मैं आपसे सिर्फ ये पूछना, आप दिन भर में ये भी बात गारंटी से बोल सकते हो शायद मैंने अपनों के साथ कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने अपनों के साथ कोई झूठ नहीं बोला है।
आपके रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके संबंधों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके रिलेशंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई है। हर जगह आपने किसको काबिज करे हुए हो? झूठ को काबिज करे हुए हो। कैसे चल सकता है? सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक आपके पास दूसरों के साथ आप क्या व्यवहार कर लो वो 2 नंबर पे। 1 नंबर की बात मैं कर रहा हूं, आप सिर्फ इतना भी गारंटी के साथ बोल सकते हो कि शायद अपनों के साथ मैंने आज दिन भर में झूठ नहीं बोला। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो दादाजी हो, चाहे वो दादी जी हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो काका हो, काकी हो, सिर्फ और सिर्फ आपके संबंध, आप जिस परिवार के साथ एक घर के अंदर रहते हो उस परिवार के सदस्य के साथ शायद मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तय आपको एक ही घर के अंदर, एक ही छत के नीचे रहने वाले सास और 2 बहू, उसमें सास पहली बहू के साथ क्या बोलती है और दूसरी बहू के साथ क्या बोलती है, क्या उस बुनियाद के ऊपर वो घर बना रह सकता है? वो घर बन करके टिक सकता है? लगता है आपके इस झूठ ने आपके घर की नींव को हिला करके रख दिया। आज घर का सदस्य, घर का मेंबर, घर के व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन अगर कोई हो तो वो क्या है? आपके जीवन के अंदर असत्य प्रवेश कर चुका। आपका पूरा का पूरा जीवन इस असत्य के ऊपर आधारित हो गया। तो हम किस जगह पर जीवन को जी? क्या हम इसी तरह से जीवन जीते रहे तो क्या हम मंजिल पे पहुंच पाएंगे? अभी तक हमने इसके 3 सोपान देखे। सबसे पहले नंबर पे बात थी असमय मत बोलो, दूसरे नंबर पे था अधिक मत बोलो, तीसरे नंबर पे असत्य मत बोलो। बोलो ये 3 चीजें भी अगर आपने जीवन में उतार ली हो तो आपका जीवन कितना चेंज हो सकता है, जीवन के अंदर कितना परिवर्तन आ सकता है। असमय, अधिक और असत्य, ये 3 पॉइंट अगर हमारे जीवन के अंदर आ जाए तो मेरा जीवन कितना बदल सकता है। पर क्या ये मेरे पास है कि मैं तो रोज निरंतर लगातार क्या कर रहा हूं? क्या करता हूं? डॉक्टर की एक गलती शमशान दिखा सकती है, डॉक्टर की एक गलती शमशान दिखा सकती है, वकील की एक गलती आपको जेल पहुंचा सकती है, और आपका एक झूठ आपके परिवार का विध्वंस कर सकता है। डॉक्टर अगर बैठा है वो डॉक्टर के पेशे के अंदर हो तो डॉक्टर उस पेशे पे वो गलती से भी गलती नहीं करता है किसी भी हालत में, क्योंकि उसको पता है अगर बिना जाने बिना समझे गलती से भी अगर कुछ गलत हो गया तो मेरा पूरा का पूरा करियर क्या हो जाएगा। वकील जब किसी केस के ऊपर कोर्ट के अंदर जाकर के खड़ा होता है कभी वो अपूर्ण स्टडी कर करके कोर्ट में खड़ा होता है क्या? कोर्ट के अंदर वो बिना तैयारी के साथ कोई वकील खड़ा होता है क्या? आप किसी वकील के पास जाओ और हाथों हाथ जाके बोल दो मेरी अभी कोर्ट में तारीख है, चलो भैया आप मेरी तारीख पे संभाल लेना, वो चलेगा आपके साथ? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा कोर्ट में अगर बिना सोचे बिना समझे बिना जाने गया तो मेरा करियर दांव पे लग सकता है। आप जब परिवार के साथ ही झूठ बोलते हो उस समय आपको यह विचार आता है मैं इस परिवार के साथ झूठ बोल रहा हूं, मैं जिस परिवार के अपने सदस्यों के साथ झूठ बोल रहा हूं, ये एक झूठ मेरी संपूर्णता प्रतिष्ठा मेरे परिवार
की इमेज को दांव पर लगा सकता है। मैं दूसरों के सामने मेरी इमेज बचा पाऊं कि नहीं बचा पाऊं, तो मेरे घर के अंदर ही मेरी इमेज संपूर्णतः मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूं। यह विचार आपको आया कि नहीं आया? हमने आज तक इसके बारे में सोचा ही नहीं, हमने वहां तक का चिंतन ही नहीं किया। चौथे नंबर पे बात आती है अप्रिय मत बोलो। क्या मत बोलो? अप्रिय मत बोलो। अगर काम गुड़ के पानी से हो जाता है तो फिर वहां पर नीम खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां पे बात गुड़ के पानी से बन सकती है वहां पर नीम खिलाने की आवश्यकता है क्या? पर आप क्या करते हो? जहां काम गुड़ के पानी से भी बनता वहां आप नीम ही लेकर करके जाते हो। हमारे पास ये कैसी स्थिति है, आज हम इस अप्रियता के अंदर कितने उलझे हुए। जहां सिर्फ काम आपके बिना बोलने से हो जाता वहां भी आपके इन शब्दों का प्रयोग कर, शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपने उसकी प्रियता या अप्रियता का चिंतन किया? आपने प्रियता और अप्रियता का चिंतन किया या नहीं किया? बोलो, हमने उस शब्दों के ऊपर प्रियता और अप्रियता का चिंतन किया कि नहीं किया? झाबुआ की एक घटना है। वो भगवान के पास आने वाला वो कोठारी परिवार, कपड़े का व्यापार, साड़ियों का अच्छा सा शोरूम, और वहीं पर का एक किस्सा उन्होंने आकर करके बताया। बोले, साहब ऐसी घटना घटी और उस समय मैं उस वाक्य को सुनकर करके साहब 2 मिनट हचमचा गया कि आज के समय में इस कलयुग में भी ऐसा घर हो सकता है। साहब रिलेशंस के अंदर से ये किसी परिवार की बहू मेरे यहां पर साड़ी खरीदने आई। मैंने साहब उसको साड़ी बताना प्रारंभ किया। सबसे पहले उसको 500 रुपए की साड़ी बताई। वो 500 से 450 पे जाती है, 450 से 400 वाली साड़ी देखती, 400 से 350, 350 से 300, 300 से वो 250, 250 से साहब वो 200 रुपए की साड़ी पे आती है। और उस समय साहब मैंने उसको कहा, बहन कल आप आपके सासू जी के साथ आना और साड़ी लेकर कर करके चले जाना। वो वापिस घर जाती, अगले दिन वो दोनों वापिस आते हैं साहब, और आने के बाद मैं उसको साड़ी बताता हूँ, 200 रुपए की रेंज की साड़ी बताता हूँ। और उस समय सासू जी बोलते नहीं 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400। उस समय वो बहू बोलती है, माँ ये जो मुझे साड़ी लेनी है किसी पार्टी के लिए नहीं लेना है, कहीं घूमने फिरने जाने के लिए नहीं लेना है, ये साड़ी तो मैं घर के अंदर काम करने के लिए, किचन के अंदर काम करने के लिए लेना चाहती हूँ। माँ वो काम 200 रुपए की साड़ी से हो सकता है, तो आप ये 400 रुपए की, 450 रुपए की साड़ी क्यों देख रहे? और तब माँ कहती है, बेटा ये साड़ी, बहू ये साड़ी मैं तेरे लिए नहीं मेरे बेटे को खुश करने के लिए ले रही हूं, और तुझे और मुझे पैसा कमाना नहीं है, मेरा बेटा पैसा कमा रहा है। तू खुश रहेगी तो वो खुश रहेगा, और वो खुश रहेगा तो मुझे आनंद होगा। मैं उसको खुश करने के लिए तुझे महंगी साड़ी दिला रही हूं। लगता है आपको क्या वो सास और बहू के बीच का संवाद होगा? और उस समय पे वो माँ 750 रुपए की साड़ी पसंद कर करके बहू को बोलती, बेटा यही साड़ी लेना है और इसी साड़ी को पहन कर करके तुझे घर का काम करना है। लगता है आपको उस घर की बुनियाद क्या होगी? आपके घर के अंदर कैसा संवाद होता है? अब सब लोग मौन हो गए। बोलने का अभ्यास नहीं, सच में बोलते। आपके घर का वातावरण कैसा है? एक सास और बहू के बीच में क्या वो प्रिय शब्द सेतु रहे होंगे?
बेटा मैं तुझे शादी दिला रही, मतलब मेरे बेटे के लिए ले रही हूं, और उस भाव से वो उसको लेकर करके चलती। आपके पास नजरिया कैसा हो? आपके पास जो प्रियता और अप्रियता का शब्द से तो किस तरह का? अगर वो माँ वहां पर वो 750 रुपए की साड़ी दिला करके उस बहू को लेकर करके जाती है, बोलो वो बहू उस माँ को कभी तकलीफ दे सकती है क्या? ताली कहां से बजती है? दोनों ओर से ताली बजती है, और उन ताली के अंदर सबसे ज्यादा अहम किरदार, आपके घर के अंदर बर्तन गिरने की आवाज अगर आती है तो उसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई निभाता हो तो वो अप्रिय वचन निभाते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, उस गलती को भी कहा जाएगा तो मैं मेरे शब्दों का स्टैंडर्ड तो नहीं गिराऊंगा। यह भी संकल्प आपके पास है। गलती के लिए टकोरी करना है तो टकोर प्रिय शब्दों के साथ भी हो सकती है, उसके लिए मुझे अप्रिय शब्द वापरने की कहां आवश्यकता है? अप्रियता को लेकर करके चलने की कहां आवश्यकता है? बोलो, इसका चिंतन, इसका मंथन, इसका विचार आपने किया क्या? किया है या नहीं किया? आपको लगता है हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं? ये 4 चीजें हमारी पहले नंबर पे कौन सी थी? असमय मत बोलो। दूसरे नंबर पे अधिक मत बोलो। तीसरे नंबर पे असत्य मत बोलो। चौथे नंबर पे अप्रिय मत बोलो। 5वां नंबर आता है अहितकारी मत बोलो। आज की एजुकेशन आपको कहां पर लेकर करके जा रही है? आज वो 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चों का एक शिविर ले रहा था। शिविर के अंदर सारे के सारे बच्चे बैठे थे, और उन बच्चों से पूछा, मैंने एक प्रश्न पूछा, आपको जो शिक्षक, आपको जो टीचर स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, उनका आपने कोई भी पेट नाम रखा हो तो आप मुझे यहां पर बताओ। क्या पूछा मैंने? आपको डरने की किसी से कोई आवश्यकता नहीं है, आप निखालस होकर करके मुझे बता सकते हो। और वहां पर वो 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे ने अपने टीचर के नाम क्या बताया? हिटलर, ओसामा बिन लादेन, चंगेज खान। लगता है आपको क्या वातावरण होगा जब वो बच्चा अपने टीचर का इस तरह का नाम रखता? वह मुझे एक नाम, राम, द्रोणाचार्य, चाणक्य, चरक, इस तरह एक भी शिक्षक का नाम नहीं मिला। लगता है आपको वो शिक्षा उनको कैसी एजुकेशन देती हो? आज अगर कोई स्कूल से वो टीचर स्कूल छोड़कर करके जाता हो, या वो वहां से रिजाइन ले लेता हो, उस समय बच्चे की चेहरे पर क्या होती है? क्या होती है? खुशी होती है। आज ना बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा टीचरों को पढ़ाने की आवश्यकता है। बच्चों से ज्यादा शिक्षक को पढ़ाने की आवश्यकता है। हम आज इस एजुकेशन क्राइसिस के समय में जी रहे हैं। लगता है आपको वो कहां से हितकारी सीख सकता है? आप जिस एजुकेशन के ऊपर भारी भरकम पैसा खर्च करते हो, आप उसके लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का डोनेशन उस कॉलेज के अंदर, उस स्कूल के अंदर देते हो, पर वो डोनेशन देने के बाद भी आप ये गारंटी ले सकते हो कि इस शिक्षा से मुझे आउटपुट प्राप्त होगा, मुझे इस शिक्षा से चारित्र संपन्न बेटा मिलेगा। आ सकता है विचार? चारित्र संपन्नता कि आज की आपकी शिक्षा के अंदर है। चलो शिक्षा की बात एक नंबर पे रखता हो। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस में 1 नंबर और 2 नंबर दोनों मिक्स है, और आपके समय ही उठ कर करके आपका बेटा ही आपके साथ बिजनेस को सीख रहा है, और आपका बेटा आपको आकर के बोलता है, पापा बुरा मत लगाना पर माफ करना, पर जिस दिन बिजनेस की पूरी बागडोर मेरे हाथ में आएगी, उस दिन मैं पूरा का पूरा बिजनेस 1 नंबर में ही करूंगा, 2 नंबर में 1% का भी बिजनेस नहीं करूंगा। उस समय सही बताना आपको बेटे के लिए क्या भाव आता है?
आप उसको अच्छा बोलते हो क्या बोलते हो? सब लोग आप चुप हो गए। आप लोगों ने मौन को धारण कर लिया। मैं बात कर रहा था अहितकारी मत बोलो, इस चीज को भी अगर जीवन में उतार लिया तो क्या होगा? लगता है कहीं ना कहीं ये अहित वचन मेरे जीवन के अंदर कितने आगे बढ़ चुके हैं। मैं अहित कर रहा हूं पर सामने वाला हितकारी जितना चाहता हो तब भी मैं उसको सजेशंस क्या देता हूं, बेटा आपके पास ये वाक्य लेकर के आए, पिताजी मैं पूरा बिजनेस 1 नंबर में ही करूंगा, चाहे 1 रुपए का बिजनेस करूं तो भी 1 नंबर बिल के साथ, और लाख रुपए का बिजनेस करूंगा तो भी बिल के साथ। बोलो उस बेटे को आप क्या करोगे? बेटे धन्यवाद है कि तेरे अंदर वो सत्व आया, तेरे अंदर वो हित की भावना आई है। ये वाक्य आपके उसके लिए निकल सकते। सही बोलना, दिल पे हाथ रख कर करके बोलना, ये विचार आपको आता है कि नहीं आता? हमारे पास ये अहितकारी मत बोलो, इसका हमने कितना लिया। हम उसको हितकारी सिखा नहीं सकते, तो वो स्वयं बुद्धि से हितकारी मार्ग पर चलना चाहता हो तो भी हम क्या करते हैं? कौन से रास्ते पर लेकर करके जाते हैं? अहित के रास्ते पर लेकर करके जाते हैं। तो बस ये जीवन के अंदर 5 सोपान को उतारने का प्रयत्न करना। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोला हो तो इच्छामि दुक्कडम।